हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे सब्जेक्ट फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम के टॉपिक फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस एंटरप्राइजेज ऑफ फार्मिंग फॉर लाइवलीहुड के बारे में। देखो, सबसे पहले तो हम समझते हैं कि इस टॉपिक का मीनिंग क्या हुआ। हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में बात की थी कि फार्मिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है। हम दो या दो से ज़्यादा एंटरप्राइजेज़ को इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि होगा क्या, फार्मर्स का जो सोर्स ऑफ इनकम है उसको डाइवर्सिफाई किया जा सकेगा। इट मीन्स यहाँ पर हमें पढ़ना है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि फार्मर को एक इंटीग्रेटेड अप्रोच अडॉप्ट करने में दिक्कत करते हैं या प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, या कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं जिसकी वजह से जो इंटीग्रेशन होता है फार्मिंग का वो नहीं हो पाता। सबसे पहले कुछ इंट्रोडक्शन। देखो, डिफरेंट फार्मिंग एंटरप्राइजेस जैसे कि क्रॉप्स, लाइव स्टॉक, फिशरीज, एग्रोफॉरेस्ट्री और हॉर्टिकल्चर, इनमें से दो या दो से ज़्यादा एंटरप्राइजेस को हम एक साथ इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं ताकि एक सस्टेनेबल और डाइवर्स लाइवलीहुड जनरेट हो सके फार्मर्स के लिए। ये प्रोसेस जो है ये इसलिए की जाती है ताकि रिसोर्सेज का ऑप्टिमल यूज़ हो सके। अब यहाँ पर रिसोर्सेज के ऑप्टिमम यूज़ की बात है। इट मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल हमने लाइव स्टॉक की भी रियरिंग की है और क्रॉप्स को भी ग्रो कर रखा है। इट मीन्स क्या होगा कि वो जो क्रॉप में हम फोडर के रूप में उनको यूज़ कर पाएंगे, और जो उनसे एक्सक्रीटा निकलेगा, उन एनिमल से जो भी वेस्ट मटेरियल निकलेगा उसको हम एज ए ऑर्गेनिक मैटर हमारी सॉइल में यूज़ करेंगे। इट मीन्स ये क्या हो गया, सस्टेनेबल या जो भी सस्टेनेबल वे हो गया पर्टिकुलर क्रॉप को ग्रो करने का। ये इनकम इंक्रीज़ करता है और फार्मर्स के लिए रिस्क को रिड्यूस करता है। अब बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इंटीग्रेशन को अफेक्ट करते हैं। उनमें सबसे पहला है एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर में हम फर्स्ट ले रहे हैं सोइल क्वालिटी। देखो, सोइल क्वालिटी किस तरीके से अफेक्ट करेगी। अगर सोइल फर्टाइल नहीं है तो फार्मर हर कोई क्रॉप को नहीं ग्रो कर सकेगा। एग्रोफॉरेस्ट्री के ट्रीज़ को वो नहीं लगा सकेगा क्योंकि ये एक लॉन्ग प्रोसेस है। एग्रोफॉरेस्ट्री में ट्रीज़ लगा के उनसे प्रोडक्शन लेना कंपैरिजन टू ओनली क्रॉप्स लगाना एक लेंदी प्रोसेस है, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। लेकिन अगर फर्टाइल सोइल हुई तो फार्मर को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो वहाँ पर एग्रोफॉरेस्ट्री के ट्रीज़ लगा के उसके बाद में बीच बीच में वहाँ पर फार्मिंग भी कर सकता है। वो जो अगर पुअर सोइल्स हुई तो ये इंटीग्रेशन के ऑप्शंस को लिमिटेड कर देते हैं। सेकेंड फैक्टर आता है क्लाइमेट एंड वेदर कंडीशंस। क्लाइमेट भी अफेक्ट करता है। जैसे इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है फिश या फिश कल्चरिंग। फिश कल्चरिंग को हम किसी भी, ऐसा नहीं है कि किसी भी फिश को किसी भी एनवायरनमेंट के लिए रेयर कर सकते हैं, नहीं। एक फ़िश का पर्टिकुलर एनवायरनमेंट होता है, वो पर्टिकुलर एक एनवायरनमेंट के लिए शूटेड होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर ड्राई एरियाज़ हैं तो वहाँ पर हम ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप जैसे कि बाजरा, सोरगम वगैरह हो गया, उनको ही लगा सकते हैं। अगर इरिगेशन वाली एरियाज़ हुए तो हम वहाँ पर, अगर इरिगेशन के साथ में क्ले सॉइल हुई या फिर ज़्यादा पानी की अवेलेबिलिटी होती है तो वहाँ पर हम राइस जैसी क्रॉप्स को, वीट जैसी क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं जिनकी वाटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से क्लाइमेट और वेदर कंडीशंस भी अफेक्ट करती हैं किन्हीं भी दो एंटरप्राइजेज़ के इंटीग्रेशन को। नेक्स्ट आता है वाटर अवेलेबिलिटी, जो कि पिछले से ही कुछ ना कुछ रिलेटेड है। अगर सफिशिएंट या रिलायबल वाटर सोर्सेज हुए तो ये फार्मर को एक विश्वास दिलाते हैं कि कोई आगे चल के इशू नहीं आएगा, चाहे वो क्रॉप प्रोडक्शन में हो, चाहे वो लाइव स्टॉक में हो, या फिर फिशरीज़ में हो, या फिर उसके पास एक बेटर इरिगेशन की इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रेनफॉल पैटर्न्स हो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने की कुछ टेक्निक्स, कुछ पॉन्ड्स हों। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो एनकरेज करती है फार्मर को इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में जाने के लिए। नेक्स्ट आता है बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम हेल्थ। देखो, एक हेल्दी इकोसिस्टम जो होगा उसमें, हेल्दी इकोसिस्टम का मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा होंगे। तो अगर कोई पेस्ट और डिजीज़ आ रही है तो वहाँ पर क्या होगा, उनका नेचुरल कंट्रोल हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं बायो एजेंट्स को यूज़ करना। तो वो एनवायरनमेंट में ऑलरेडी प्रेजेंट रहेंगे अगर बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छी होगी। और बायोडाइवर्सिटी अच्छी कैसे होगी, जब हम सस्टेनेबल वे में फार्मिंग करते चलेंगे तब बायोडाइवर्सिटी अच्छी होगी और इकोसिस्टम की हेल्थ अच्छी होगी। और डिग्रेडेड जो इकोसिस्टम होते हैं वहाँ पर क्या, वो फार्मर्स के लिए लिमिट कर देंगे ऑप्शन को, क्योंकि अगर एक पर्टिकुलर डिजीज़ बार बार अकर हो रही है तो फार्मर कहाँ तक उस पर्टिकुलर क्रॉप को लगा पाएगा। नेक्स्ट है इकोनॉमिक फैक्टर्स। देखो, इकोनॉमिक फैक्टर्स किस तरीके से फार्मर को अफेक्ट करेंगे, मैं एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे सपोज़ कि एक फार्मर कोई एक ऐसे गांव से बिलोंग करता है जहां पर बेटर मार्केट एक्सेस नहीं है। जैसे हमने एग्जांपल लिया था लास्ट क्लास में भी लहसुन का, कि उसकी जो मार्केट प्राइस है वो इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएट होती है कि फार्मर्स बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं उसकी मार्केट प्राइस से।
तो उसी तरीके से बहुत सारे कमोडिटीज़ की मार्केट प्राइस भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होती है। इसके अलावा बहुत सारे फार्मर्स को मार्केट की एक्सेस नहीं मिल पाती है। इट मीन्स कि वो क्या करते हैं, जो मिडल मैन होता है उसी को, एक गाँव के सारे फार्मर्स एक मिडल मैन को अपना प्रोडक्ट बेच देते हैं और वो वहाँ पर बहुत उनको कम प्राइस दे के जाता है, और वो मिडल मैन बाद में मार्केट में जाकर जब एक अच्छा हाई पीक वैल्यू आता है प्राइस में, वो वहाँ पर उनको सेल कर देता है। तो इस तरीके से अच्छी मार्केट एक्सेस नहीं है, मार्केट की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जैसे अगर कोई फार्मर, मान लो कि 10 फार्मर मिलके लेके भी जाना चाहें कि हम एक पर्टिकुलर व्हीकल से सबका जो प्रोड्यूस है उसको ले जाते हैं और उसके बाद में हम एक मार्केट में सेल करेंगे, तो उसके लिए गाँवों में इतना ज़्यादा रूरल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे रोड वगैरह हो गई, ये इतने ज़्यादा डेवलप नहीं है, तो फिर इतनी जो सोच है वो नहीं जा पाती है। तो सबसे पहला है मार्केट एक्सेस। तो लोकल, रीजनल और इंटरनेशनल मार्केट जो है वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम्स में, क्योंकि फार्मर्स जो हैं अगर उनके फेयर प्राइजेस मिलेंगी, अगर उनको सही प्राइजेस मिलेंगी, तो वो क्यों नहीं प्रोड्यूस करेंगे हाई डिमांड प्रोडक्ट्स, जैसे कि वो डेयरी हो, चाहे वो फिश हो या ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स हो, वो भी प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन उनको वो प्रोड्यूस करने के कंपैरिजन में उनको फेयर प्राइजेस नहीं मिल पाती हैं, इसलिए वो उनको उन चीज़ों को अडोप्ट नहीं करते हैं। सेकेंड फैक्टर आता है कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट। अगर फार्मर्स के पास में बेटर इन्वेस्टमेंट या बेटर कैपिटल होगा, यानी कि ज़्यादा पैसे होंगे, तो वो ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाएंगे इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में। इन्वेस्ट करना ही क्यों है भाई, आपका खेत पड़ा है, आप क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हो, फिर इन्वेस्ट क्यों करना है? क्योंकि जब हम इंटीग्रेटेड सिस्टम की बात करें तो अभी हमने देखा ना कि हमें सस्टेनेबिलिटी भी देख के चलनी है, और दूसरा जो पर्टिकुलर नेचुरल रिसोर्सेज है उनको भी मेंटेन करना है। तो अगर हम इरिगेशन सिस्टम को लगा रहे हैं, हम लाइव स्टॉक पेन्स को लगा रहे हैं, फिश पॉन्ड्स को एस्टेब्लिश कर रहे हैं, उसके लिए एक अच्छी खासी पैसों की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर कैपिटल नहीं होगी फार्मर के पास में, तो वो सोचेगा भी नहीं इंटीग्रेटेड फार्मिंग तक जाने का, वो अपने सिर्फ एक क्रॉप या फिर एक अपने लाइव स्टॉक तक ही लिमिटेड रहेगा। तो इस तरीके से कैपिटल और इन्वेस्टमेंट या रिसोर्सेज के लिए अवेलेबिलिटी जो है वो फार्मर को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करती है इंटीग्रेटेड सिस्टम को अपनाने में। नेक्स्ट है प्राइस वोलेटिलिटी। ये है, जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनके प्राइजेज में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। तो यही कारण है कि फार्मर्स को अभी इतना ज़्यादा विश्वास नहीं है, तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में जो पर्टिकुलर उनका विश्वास है वो कम है, वो इसलिए अडोप्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि प्राइस की वॉलेटिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। फार्मर हेजिटेट कर जाते हैं हाई रिस्क एंटरप्राइजेस के अंदर इन्वेस्ट करने में। फिर आते हैं टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स में देखो, अगर फार्मर के पास में एक बेहतर ज़मीन होगी, यानी कि काफ़ी लैंड होल्डिंग अगर उसकी ज़्यादा होगी, उसके पास बेहतर मॉडर्न फार्मिंग टेक्नोलॉजीज़ होंगी, मैकेनाइजेशन होगा, और उन टेक्निक्स का और मैकेनाइजेशन का अगर उसको नॉलेज भी होगा, तो वो एक बेहतर प्रोडक्शन प्राप्त कर सकता है। वो अपने जो भी ज़मीन है उसका एक मैक्सिमम या ऑप्टिमाइज यूज़ कर सकता है। तो इसमें सबसे पहला फैक्टर है एक्सेस टू मॉडर्न फार्मिंग टेक्नोलॉजीज़। देखो, अवेलेबल तो है मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़, लेकिन फार्मर्स तक कितनी अवेलेबल है, बात यहाँ तक सीमित हो जाती है। तो जैसे कि मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के अंदर हम इन्वॉल्व करते हैं प्रिसिजन एग्रीकल्चर, इम्प्रूव सीड, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन फॉर लाइव स्टॉक, एक्वाकल्चर इनोवेशंस। तो ये सारी चीज़ें ग्रेटली इन्फ्लुएंस करती हैं, क्योंकि अगर देखो, जैसे एग्जांपल ले आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन फॉर लाइव स्टॉक के लिए अगर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एक बहुत अच्छे पर्टिकुलर मेल का अवेलेबल है, तो उससे बहुत अच्छी ब्रीड्स को जनरेट किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये इन्फ्लुएंस करती हैं फार्मर के लिए फार्मिंग एंटरप्राइजेस को इंटीग्रेट करने में। नेक्स्ट आता है मैकेनाइजेशन। मैकेनाइज्ड फार्मिंग टूल्स और मशीनरी जो है वो इंक्रीज़ करती हैं किसी भी इंटीग्रेटेड एंटरप्राइजेज की, जैसे कि क्रॉप लाइव स्टॉक फार्मिंग अगर हमने कर ली कि क्रॉप्स को भी रियर कर दिया, लाइव स्टॉक को भी, क्रॉप्स को भी ग्रो कर दिया, लाइव स्टॉक की भी रियरिंग कर रहे हैं, तो मैकेनाइजेशन जो है, मैकेनाइज्ड फार्मिंग टूल्स जो हैं वो किसी भी स्मॉल होल्डर फार्मर के इंटीग्रेटेड पोटेंशियल को दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैकेनाइजेशन की कमी देखने को मिलती है इंडिया में, और मैकेनाइजेशन की कमी का भी एक कारण है क्योंकि इंडिया के जो फार्मर्स हैं उनकी वो स्मॉल एंड मार्जिनल तरीके के फार्मर्स हैं, उनकी लैंड होल्डिंग जो है वो बहुत कम है, उनके पास ज़मीन बहुत कम है। तो इतनी छोटी सी ज़मीन में वो मैकेनाइज्ड तरीके से फार्मिंग करने से ज़्यादा बेहतर वो मानते हैं कि जो होम वर्कर्स हैं या फिर जो लेबर्स हैं उनको ही यूज़ करके और बस उस पर्टिकुलर छोटे से फील्ड पर काम कर लिया जाए, तो वो मैकेनाइजेशन को इतना अडॉप्ट भी नहीं कर सकते।
नेक्स्ट आता है फैक्टर नॉलेज एंड स्किल्स। फार्मर के पास में भी नॉलेज होना चाहिए टेक्नोलॉजीज़ को किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से कौन से एंटरप्राइज में कब कहाँ पर क्या काम करना है। इसके लिए ट्रेनिंग और एक्सटेंशन प्रोग्राम्स भी चलाए जाते हैं, उसकी हेल्प से भी फार्मर सीख सकता है। लेकिन मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना फार्मर के लिए बहुत ज़रूरी है अगर उसे एक बैलेंस्ड इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के अंदर जाना है तो। नेक्स्ट फैक्टर आता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसे आप बेसिकली कंप्यूटर के माध्यम से समझ सकते हैं कि यहाँ पर कंप्यूटर की बात हो रही है कि आईसीटी जो है वो सपोर्ट करता है कि फार्मर्स एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को अडॉप्ट करें, क्योंकि ये बताता है रियल टाइम में कि मार्केट का क्या ट्रेंड चल रहा है, मार्केट में क्या किस चीज़ की वैल्यू ज़्यादा है या किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है। वेदर फोरकास्टिंग के डेटाज को वो बताता है और नई फार्मिंग टेक्निक्स के बारे में भी आईसीटी बताने में हेल्प करता है। तो ये जो पर्टिकुलर फैक्टर है ये हेल्प करता है एंटरप्राइजेस के इंटीग्रेशन को। नेक्स्ट हमारे फैक्टर्स आते हैं सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। देखो ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस जैसे सबसे पहला फैक्टर है, क्योंकि हम जानते हैं कि इंडिया के जो फार्मर्स हैं वो सब्सिस्टेंस टाइप की फार्मिंग के ऊपर ही अभी तक हैं, वो अभी कमर्शियल फार्मिंग पे नहीं गए हैं। तो ट्रेडिशनल फार्मिंग सिस्टम्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं कि उनका है कि अभी तक हम जैसे करते आ रहे थे फार्मर्स का, कुछ फार्मर्स का मानना है कि नहीं हमें वैसे ही करना है, आगे भी हमें कमर्शलाइज नहीं करना है उस चीज़ को। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये अफेक्ट करते हैं कि उनकी थिंकिंग को चेंज करने में, कि उन्हें इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को अडॉप्ट करना चाहिए और अपने इनकम के सोर्सेज को डाइवर्स करना चाहिए। नेक्स्ट फैक्टर आता है फैमिली लेबर एंड वर्क फोर्स। अब क्योंकि अभी हमने बात की कि फैमिली लेबर अवेलेबल होते हैं फार्मर्स के पास में बेसिकली रूरल पर्टिकुलर गाँव में, तो वहाँ पर क्या होता है कि लेबर इंटेंसिव एंटरप्राइजेस जो होते हैं वहीं पर मैकेनाइजेशन की बात ही नहीं होती है। लेबर इंटेंसिव एंटरप्राइजेस और फैमिली लेबर ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। तो लाइफ स्टॉक और हॉर्टिकल्चर के लिए जिनको ज़्यादा वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पर जो फिर फार्मर्स की जो लिमिटेशन होती है कि इंटीग्रेटेड चीज़ों को अडॉप्ट करने की, वो ख़त्म हो जाती है। क्योंकि अगर हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के साथ जा रहे हैं तो वहाँ पर हमें ज़्यादा लेबर्स की रिक्वायरमेंट होगी, और अगर पर्टिकुलर एक फील्ड पर हम सब्सिस्टेंस टाइप की फार्मिंग कर रहे हैं तो क्या होगा, फैमिली लेबर से काम चल जाता है ना। तो ये सारे फैक्टर्स जो है अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है लैंड टेन्योर एंड ऑनरशिप। बहुत सारे फार्मर्स ऐसे हैं जिनके पास अपनी खुद की ज़मीन नहीं है, वो दूसरों की ज़मीन को लेकर वहाँ पर शोइंग करते हैं, वहाँ पर अपनी प्रैक्टिसेस करते हैं, वहाँ पर क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। अब हो सकता है कि एक फार्मर ने एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ज़मीन जो है वो ली हो किसी दूसरे फार्मर से या किसी दूसरे पर्सन से क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। अब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ली होगी तो उस फार्मर के पास में क्या लिमिटेशंस रहेंगी कि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा उस पर्टिकुलर ज़मीन पर। बट अगर एक ऐसा कुछ इन्वेस्टमेंट का कुछ ऐसा हो कि लॉन्ग टर्म लीजिंग अरेंजमेंट अगर कर दिए जाएं कि लॉन्ग टर्म लीज पे ले ली है, तो फिर वो फार्मर सोच सकता है कि यहाँ पर इन्वेस्ट किया जा सकता है इंटीग्रेटेड सिस्टम्स में। तो ये फैक्टर काफ़ी अफेक्ट करता है। जेंडर एंड सोशल रोल्स। देखो ये बेसिक सी बात है कि जो महिलाएं होती हैं वो एक स्पेसिफिक एंटरप्राइज, चाहे वो लाइव स्टॉक हो जाए, चाहे वो क्रॉपिंग हो जाए, चाहे वो हॉर्टिकल्चर हो जाए, उस स्पेसिफिक के ऊपर फोकस करती हैं। जबकि मेन जो जनरेशन है वो डोमिनेंट होती है, मैकेनाइज्ड एंटरप्राइजेस के ऊपर जाना वो प्रमोट करती है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि अगर जेंडर इक्वेलिटी को प्रमोट किया जाए ना, तो हम बेसिकली अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन को इम्प्रूव कर रहे हैं। फिर आता है कल्चरल प्रेफरेंस। तो देखो लोकल प्रेफरेंस भी है कि अगर किसी एक पर्टिकुलर एरिया में किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड जो है वो बढ़ रही है तो फार्मर्स उसी को ग्रो करना ज़्यादा चाहेंगे और इंटीग्रेटेड पे जाना नहीं चाहेंगे। तो कल्चरल सिग्निफिकेंस किसी भी जगह का अफेक्ट करता है लोगों को किसी भी चीज़ को अडॉप्ट करने के लिए। नेक्स्ट फैक्टर्स आते हैं पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स। देखो हमने बात की कि फार्मर्स के पास में क्या होता है, पैसा कम होता है, इसलिए वो इंटीग्रेशन वाले सिस्टम के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। बट अगर गवर्नमेंट की ऐसी कुछ पॉलिसीज़ या सब्सिडीज़ हुई जो कि फार्मर को एनकरेज करें इन सब चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व होने की और अपने इनकम के सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करने की, तो वो बिल्कुल करेंगे। तो अगर गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ हैं, पर्टिकुलरली सब्सिडीज़ हैं और इंसेंटिव्स जो हैं, वो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को प्रमोट करने में हेल्प कर सकती हैं। वो पॉलिसीज़ प्रमोट करने में जैसे क्रॉप के डाइवर्सिफिकेशन में भी, एग्रो फॉरेस्ट्री में भी, लाइफ स्टॉक इंटीग्रेशन में भी हेल्प करती हैं। फिर आते हैं लैंड यूज़ रेगुलेशंस। तो ये सारे जो पर्टिकुलर चीज़ लैंड यूज़ रेगुलेशंस जो हैं वो दोनों तरीके से अफेक्ट करती हैं फार्मर को। ये किसी
इंटीग्रेशन सिस्टम को प्रमोट भी कर सकते हैं और रेस्ट्रिक्ट भी कर सकती हैं। अगर किसी पर्टिकुलर एरिया पर कि भाई आप इस ज़मीन को फ़िश कल्चर के लिए या फ़िश पॉन्ड्स बनाने के लिए यूज़ नहीं कर सकते, तो वहाँ पर जो फ़िश वाले फार्मर्स होंगे या जो फ़िश पॉन्ड्स को बनाना चाह रहे होंगे उनके लिए एक लिमिटेशन आ गई। तो ये फैक्टर जो है ये अफेक्ट करता है कि फार्मर किस तरीके से अडोप्ट करता है अपनी कल्टिवेशन प्रैक्टिसेस को। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव्स एंड फार्मर ऑर्गेनाइजेशन। ये भी ट्रेनिंग वगैरह देने का काम करता है। तो कितना फार्मर के पास में नॉलेज पहुंचता है वो डिपेंड करता है कि वो कितनी अच्छे तरीके से फार्मिंग सिस्टम्स को अडॉप्ट करेगा। फिर एक्सेस टू एक्सटेंशन सर्विसेज, आपको पता है कि जो एग्रीकल्चरल सेक्टर के अंदर जो एक्सटेंशन वाले कार्यकर्ता होते हैं उनका काम होता है कि फार्मर के पास में टेक्निकल नॉलेज प्रोवाइड कराना, उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराना, उनको इंटीग्रेटेड फार्मिंग प्रैक्टिसेस पे ट्रेनिंग देना, उनको मैकेनाइजेशन के बारे में बताना, कौन सी नई टेक्निक्स आई हैं, ये सारा। तो अगर उनके पास में इन सारी चीज़ों की अवेलेबिलिटी होगी तो पॉसिबिलिटी है कि फार्मर जो है वो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के ऊपर जाए। नेक्स्ट है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि जैसे रोड वगैरह हैं, स्टोरेज की फैसिलिटी है, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है हमारे इंडिया में। तो ये सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है रूरल एरिया में सबसे ज़्यादा वो अफेक्ट करती है फार्मर को अपने किसी भी एक एंटरप्राइजेस को चूज़ करने में। अगर हर चीज़ की फैसिलिटी होगी तो फार्मर क्यों नहीं चाहेगा कि उसके पास भी इनकम ज़्यादा हो। नेक्स्ट है इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी। यहाँ पर सारी चीज़ें हैं कि नेचुरल रिसोर्स का मैनेजमेंट भी होना चाहिए, एनवायरनमेंट के ऊपर भी कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। अब एनवायरनमेंट के ऊपर इम्पैक्ट क्यों आएगा, तो देखो सबसे पहला तो हम बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स यूज़ करके हमारी सोइल को ख़राब कर रहे हैं, तो जो सोइल डिग्रेड हो रही है वो भी एक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है। दूसरा, जैसे हम लाइव स्टॉक फार्मिंग करते हैं तो उससे मीथेन का इमिशन होता है, तो वो एनवायरनमेंट के ऊपर नो डाउट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट कर रही है। एक्वाकल्चर से वाटर का पोल्यूशन हो रहा है, तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो है उसको भी ध्यान में रख के चलना है। ये भी ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं एक पर्टिकुलर किसी भी जगह पर किसी एंटरप्राइज को अडॉप्ट करने में। फिर है रिसाइलेंस टू क्लाइमेट चेंज। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम बेसिकली इस बात पे बेस्ड रहता है कि क्लाइमेट चेंज के लिए रिसाइलेंस हो जाएं चीज़ें, यानी कि क्लाइमेट चेंज का उनके ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़े, फिर चाहे वो कोई पर्टिकुलर वेराइटी हो, वो किसी पर्टिकुलर मैकेनाइज्ड चीज़ों पे हो। तो क्लाइमेट चेंज के लिए अगर रिसाइलेंट हो जाएंगी चीज़ें, चाहे वो लाइव स्टॉक हो या क्रॉप हो और ट्रीज़ हो, तो डाइवर्सिफाई किया जा सकता है रिस्क को। नेक्स्ट आता है कॉन्क्लूज़न। कॉन्क्लूज़न का मतलब है कि फार्मिंग की जो प्रोसेस है और उनको इंटीग्रेटेड करना है, ये एक मल्टी फैक्टर्ड अप्रोच है जिसमें कि हमें सारी बातों पे फोकस करना होता है। फिर वो एनवायरनमेंट के ऊपर कैसा इंपैक्ट आ रहा है, उसका इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या होगा फार्मर के ऊपर, टेक्नोलॉजिकल, सोशल, कल्चरल, पॉलिसी रिलेटेड फैक्टर्स जो हैं ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम्स को अडॉप्ट करने में किसी भी फार्मर के इम्पैक्ट डालते हैं। ये सारे फैक्टर्स, एक सक्सेसफुल इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी वो होगी जिसमें हम जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको कम से कम यूज़ करके मैक्सिमाइज प्रोडक्शन कर सकें, अपनी इनकम डाइवर्सिटी को इम्प्रूव कर सकें और इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर कर सकें। इसके साथ में प्रॉपर प्लानिंग, सपोर्ट, फार्मर की डिफरेंट एक्टिविटीज़ जैसे कि अलग अलग पॉलिसीज़ का फॉर्मेशन हो गया, ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं कि पर्टिकुलर फार्मर के द्वारा कितना ज़्यादा डाइवर्सिफाइड किया जाएगा अपने कल्चर को।